कहानी की शुरुआत होती है जहां हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स लगातार 3 दिन और 3 रात तक एक तेज और नुकीली चट्टान पर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब आखिरकार उसकी आंखें खुली तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और वहीं का वहीं सन्न रह गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक ऐसे तैरते दिखाई दे रहे थे जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन जैसे ही मैक्स उनके करीब पहुंचा उसकी रूह कांप उठी। वे सभी बहुत पहले ही दम तोड़ चुके थे। उसी पल मैक्स को एहसास हो गया कि इस भयानक हादसे में सिर्फ वही जिंदा बचा है। दिल भारी होने के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और अपने सभी साथियों के शवों को किनारे पर दफना दिया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी चारों तरफ अंधेरा फैल गया, जंगल की खामोशी और वहां छिपे अनजान खतरों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं डरा सहमा बैठा रहा। उसके मन में बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि सुबह होते ही किसी तरह खुद को बचाने का रास्ता निकालना होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला उसकी नजर दूर उसी विशाल जहाज पर पड़ी जिस पर वह सफर कर रहा था। उसने तय कर लिया कि उसे वहां जाकर खाने पीने और बचाव से जुड़ा सामान जरूर इकट्ठा करना होगा। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वह किसी तरह जहाज तक पहुंच गया। जैसे ही वह नीचे केबिन में उतरा तभी अचानक एक कमरे से कुत्ते के हल्के से रोने की आवाज सुनाई दी। घबराहट में उसने कुल्हाड़ी उठाई, पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला सामने उसका अपना प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। ये नजारा देखकर तो ये देखते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। इसके बाद वह एक और कमरे में गया जहां उसे थोड़ा बहुत खाना, कुछ औजार और कई बंदूकें मिली। जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले वह जितना सामान समेट सकता था उतना सब जल्दी जल्दी डेक पर ले आया। फिर उसने लकड़ी के तख्तों को काट कर एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को भी सावधानी से नीचे उतारा और हर जरूरी चीज को रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। हालत ऐसी थी कि अपनी पैंट की कमर कसने के लिए भी उसे वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात थी, किसी भी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से काफी भारी हो चुका था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका काम आसान कर दिया। बिना ज्यादा मेहनत के वह सारा सामान किनारे तक ले आया, लेकिन जैसे ही उसने खाने पीने का हिसाब लगाया उसका दिल बैठ गया। बस एक वक्त के खाने के बराबर ही राशन बचा था। इसका साफ मतलब था कि अब उसे और सिम्बा को बेहद संभल कर खाना होगा और साथ ही इस जगह से निकलने का कोई रास्ता भी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी ताकत लौटते ही मैक्स ने राइफल उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई रास्ता, कोई निशान या घर वापस जाने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। वह एक ऊंचे झरने को पार करता हुआ आगे बढ़ा। उसके बाद एक बड़ा सुनसान मैदान आया और चलते चलते वह द्वीप के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा वह पूरी तरह सन्न रह गया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां न जमीन थी, न कोई इंसान। वहां न तो किसी तरह की जिंदगी का कोई निशान था और न ही इंसानों की मौजूदगी। ऊपर से यह इलाका ऐसा था जहां से जहाजों का गुजरना भी नहीं होता था, यानी बचाव की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसीलिए मैक्स ने तय किया कि अगर कभी भी मदद का कोई मौका मिले तो वह उसे हाथ से जाने नहीं देगा। उसने अपना छोटा सा ठिकाना समंदर के बिल्कुल पास ले आया। हर दिन वह दूरबीन लेकर घंटों समुद्र की ओर देखता रहता, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई जहाज दिखाई दे जाए। लेकिन दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते बीते और देखते देखते पूरे 6 महीने निकल गए, मगर हालात में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे की चट्टानों पर सीपियां ढूंढ रहे थे। तभी अचानक सिम्बा जोर जोर से भौंकने लगा। शुरू में मैक्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए जैसे ही उसने लोटा उठाया उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दूर समंदर में एक बड़ा जहाज आगे बढ़ रहा था। यह देखते ही वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा। उसने पहले से तैयार रखी हुई मशाल उठाई और लगभग 100 मीटर दूर बनाए गए आग के बड़े ढेर की तरफ पूरी ताकत से भागा। लेकिन जितनी तेजी से आग उठनी चाहिए थी उतना वक्त लग गया। लपटें छोटी थीं और इतनी दूर तक साफ दिखाई देने लायक नहीं थी। जैसे जैसे जहाज दूर होता जा रहा था मैक्स के अंदर बेचैनी और घबराहट बढ़ती चली गई। वह किसी भी तरह उस जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। उसने राइफल उठाई और समंदर की ओर कई गोलियां चला दी, लेकिन विशाल समुद्र की गूंज के सामने उसकी गोलियों की आवाज कुछ ही पलों में खो गई। जहाज बिना रुके आगे बढ़ता चला गया, मानो मैक्स वहां मौजूद ही न हो। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह भी उसकी आंखों के सामने टूटती जा रही थी। हताशा और घबराहट में आकर मैक्स ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला कर लिया। वह सीधे समंदर में कूद पड़ा और पूरी ताकत के साथ तैरने लगा। बार बार हाथ चलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो गया कि वह अपनी जगह से जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तेज लहरें उसे आगे जाने से रोक रही थीं। धीरे धीरे जहाज उसकी नजरों में छोटा होता चला गया। फिर बस एक छोटा सा बिंदु रह गया और आखिरकार पूरी तरह आंखों से ओझल हो गया। मैक्स पूरी तरह थक चुका था। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था और सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तभी समुद्र की लहरों ने उसे किनारे की तरफ वापस धकेल दिया। वह रेत पर गिरा, पूरी तरह भीगा, थका और टूट चुका था। उसी पल सिम्बा दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह जोर जोर से भौंक रहा था और जैसे रो रहा हो, हर चीज को समझता हुआ महसूस हो रहा था। सिम्बा की इस आवाज ने मैक्स का दिल और भी तोड़ दिया। किसी इंसान का दर्द वह शायद सह सकता था, लेकिन अपने प्यारे कुत्ते का दुख वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही चीज उसके दिल को चीर
गिर रही थी। उस रात मैक्स चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। तारे तो चमक रहे थे, लेकिन उनमें उसे थोड़ी भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। वह लंबे समय तक सोचता रहा और आखिरकार उसके लिए एक बात साफ हो गई, अगर कोई उसे बचाने नहीं आने वाला तो उसे खुद ही इस जगह को अपना घर बनाना होगा। अगले ही दिन मैक्स ने खुद को काम में लगा दिया। पहले उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटा सा शेल्टर बनाना शुरू किया। उसके पास औजार कम थे, लेकिन हिम्मत और लगन पूरी थी। कुछ ही दिनों में उसने एक मजबूत ढांचा तैयार कर लिया, जिसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारता और बेहतर बनाता गया। कई महीनों तक यही दिनचर्या चली और एक साल पूरा होते होते उसके हाथों एक सुंदर, बड़ा और देहाती सा घर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह द्वीप पूरी तरह बुरा भी नहीं है। यहाँ अनानास और मीठे आम उगते हैं, जंगली जानवर हैं और सबसे अच्छी बात, गर्म पानी के स्रोत भी मौजूद हैं। यहाँ प्राकृतिक झरने भी थे, खाना भी था, पानी भी था, शिकार का साधन भी था और सबसे महत्वपूर्ण, सिम्बा उसके साथ था। अब उसका जीवन एक स्थिर दिनचर्या में बदल गया था। सुबह उठकर खाना ढूंढना, दिन में घर की मरम्मत करना या जंगल से लकड़ियां लाना और शाम को समुद्र के किनारे बैठकर आसमान और पानी की सीमाओं को निहारना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी कभी उसके मन में यह ख्याल आता कि शायद किसी दिन कोई जहाज फिर गुजरेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी उसी उम्मीद पर नहीं टिकी थी। देखते देखते 2 साल बीत गए और उसे खुद भी पता नहीं चला। इस वीरान द्वीप पर भले ही वह अकेला था, लेकिन सच में अकेला नहीं था। सिम्बा हर सांस, हर कदम और हर पल उसके साथ था। उसकी मौजूदगी मैक्स के लिए जीवन की अंतिम सुरक्षा और साथी बन गई थी। सिम्बा की मौजूदगी मैक्स के लिए बची हुई गर्माहट की तरह थी। वह खुद को तरह तरह से व्यस्त रखने की कोशिश करता, कभी लकड़ी पर अपने अनुभव उकेरता, कभी पुरानी डायरी में अपने जज्बात लिखता, तो कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाता। और जब भी बांसुरी की आवाज हवा में फैलती, सिम्बा अपनी पूंछ हिलाते हुए हल्की हल्की उछल कूद करने लगता, जैसे इस वीरान दुनिया में वह भी अपनी छोटी सी खुशी ढूंढ रहा हो। लेकिन इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अकेलेपन से पूरी तरह नहीं बच सकता। धीरे धीरे मैक्स के दिन एक जैसे और फीके लगने लगे। हर सुबह वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल, और रात होते ही जब सब शांत हो जाता, तब उसके दिल की खाली जगह सबसे जोर से चीखने लगती। कई बार वह अपने घर के एक कोने में बैठकर पत्नी को याद करता और रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ, अब सब बस याद बनकर रह गया था। एक दिन जब मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर आराम से टहल रहे थे, उसकी नजर अचानक रेत पर बने एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसके ही पैरों का होगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर उसके आकार को देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। यह निशान इंसान का था, लेकिन इतना विशाल कि मानो किसी क्रूर योद्धा, किसी दैत्य या किसी विशालकाय प्राणी ने कदम रखा हो। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल कसकर पकड़ ली और अपनी चाल बेहद सतर्क बना दी। आसपास की हर झाड़ी, हर पेड़ों की सरसराहट, हर फुसफुसाहट, सब उसकी नजर के दायरे में थी। सिम्बा भी अजीब तरह से चौकन्ना हो गया था। वह धीरे धीरे गुर्राने लगा, जैसे किसी अदृश्य खतरे की मौजूदगी महसूस कर रहा हो। जंगल में थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ते ही मैक्स की नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। वहाँ कई डोंगी खड़ी थीं, मजबूत लकड़ी की, खूबसूरती से तराशी हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें अभी अभी किनारे लगाया गया हो। ठीक पास ही से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। न तो ये बात करने जैसी थीं, न गाने जैसी। कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। उस पल उसे सब साफ हो गया। द्वीप पर कोई है और ये लोग बिल्कुल साधारण नहीं थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी मैक्स ने उन अजीब आवाजों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर उसने झांक कर सामने का दृश्य देखा। जैसे ही उसने देखा, उसके शरीर का सारा खून ठंडा हो गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह भयानक बलिरस्म में लिप्त था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं, और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे हुए खून से लथपथ छटपटा रहे थे। उनकी चीखें, उनकी पीड़ा सब मैक्स के अंदर तक उतर गई। वह कांपते हुए धीरे धीरे पीछे खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच उसके मन में एक भयंकर जंग छिड़ गई। वह जानता था कि अगर उसे देख लिया गया तो उसका अंजाम भी शायद वही होगा जो इन लोगों का शिकार हो रहे थे। उन लोगों का अंजाम वही होने वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रस्सियों में बंधे एक आदमी की आंखों पर पड़ी, उसे वहां डर नहीं बल्कि दया और मदद की पुकार दिखाई दी। ये नजारा मैक्स के अंदर कुछ तोड़ गया। 2 सालों का अकेलापन भी उसकी इंसानियत को खत्म नहीं कर पाया था। कुछ सेकंड तक वह अपनी ही धड़कनों से लड़ता रहा। फिर गहरी सांस लेकर उसने फैसला कर लिया, वह चुपचाप खड़ा होकर किसी को मरते नहीं देखेगा, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मैक्स ने पेड़ के पीछे से राइफल उठाई, निशाना लगाया, और जैसे ही सही मौका मिला, ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और पूरा अनुष्ठान एक क्षण में हड़कंप में बदल गया। ढोल की आवाज अचानक रुक गई। आदिवासी चिल्लाने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता में बंधा हुआ एक युवक किसी तरह अपनी रस्सियां तोड़ने में सफल हो गया। एक गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला था, बल्कि एक जिंदगी भी बचा दी थी। थोड़ी ही दूरी पर भागते भागते उस युवक का सामना सीधे मैक्स से हो गया।
दोनों बस एक पल के लिए थम गए। हवा में ऐसा तनाव था कि यह समझ पाना मुश्किल था कि आगे क्या होने। धीरे धीरे वह आदिवासी बिना किसी गुस्से के मैक्स के पास आया। उसने अपना हथियार जमीन पर रख दिया, फिर घुटनों पर बैठकर मैक्स के पैर को अपने कंधे पर रखा, जैसे चुपचाप कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। माहौल अचानक बदल गया। आदिवासी ने झटके से मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं यह गलत फहमी दोनों की जान ना ले लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं। वह उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। अगर गलती से ट्रिगर दब जाता तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे कह रहा हो, शांत रहो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन भाषा की बाधा दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और शक साफ झलक रहे थे। सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। गुस्से की बजाय मैक्स ने इंसानियत चुनी। उसने धीरे धीरे अपना बैग खोला और उसमें से कुछ फल और सूखा खाना निकाला। फिर थोड़ी दूरी बनाकर पत्थर पर खाना रख दिया और इशारा किया, ये तुम्हारे लिए खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, और फिर दोबारा मैक्स की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हो गया कि यह खतरा नहीं बल्कि मदद है। वह धीरे धीरे खाने की ओर बढ़ा, लेकिन तभी जंगल के अंदर पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर आए। उनके चेहरे ही बता रहे थे कि वे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैक्स ने 1 सेकंड भी गंवाए बिना झटपट मैक्स ने अपनी राइफल वापस छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन जिसने उसके साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया था। दुश्मनों को गिराने के बाद मैक्स को लगा कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह आदिवासी जिसके साथ मैक्स अभी कुछ देर पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक आदिवासी अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह नजारा इतना भयानक था कि मैक्स का खून ठंडा हो गया। उसके गले से अनजाने में खां की आवाज निकल गई और वह सुनते ही आदिवासी चौकन्ना होकर दूर भाग गया। तभी मैक्स को समझ आया, यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि नरभक्षी है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौट आया और कई दिनों तक बस एक ही काम करता रहा, सुरक्षा। उसने घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाधाएं लगा दी, कई गड्ढे और रस्सियों वाले जाल तैयार किए और हर राइफल को लोड करके रखा। रात भर आग जलाकर जागता रहता, कहीं हमला न हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे 6 महीने तक कोई भी दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती गई, मैक्स उतना ही बेचैन होता गया। आखिरकार उसने सोचा, अगर खतरा मेरे पास नहीं आ रहा तो शायद मुझे ही खतरे के पास जाना पड़ेगा। वह अपनी राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई और वह रस्सियों में फंसकर सीधे पेड़ से उल्टा लटक गया। राइफल नीचे गिर चुकी थी और उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सिम्बा घबराकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ पल वहीं रुका, फिर जंगल की ओर दौड़ गया, शायद मदद ढूंढने या खुद बचने के लिए। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बस एक अजीब सी जिज्ञासा उसकी हरकतों में साफ दिखाई दे रही थी। आदिवासी धीरे धीरे मैक्स की गिरी हुई राइफल उठाकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। उधर मैक्स ऊपर उल्टा लटका था और उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, ये पल मुझे बचाएगा या खत्म कर देगा। आदिवासी जमीन पर बैठ गया और राइफल को ध्यान से देख रहा था, जैसे वह इस शक्तिशाली चीज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने अपने दांतों की मदद से रस्सियों को काटा और खुद को छुड़ाया। नीचे गिरते ही उसने चेतावनी के तौर पर एक गोली चला दी। गोली पास के पेड़ से टकराई और मैक्स तुरंत दौड़कर अपनी राइफल वापस उठा लिया। आदिवासी डर तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आदिवासी की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, जैसे वह पहली बार समझ रहा हो कि यह हथियार कितना खतरनाक है। मैक्स चाहता था कि वह यही बात समझे, राइफल सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि मौत का औजार है। फिर मैक्स ने पेड़ पर एक सीधी गोली चलाई, छाल उछलकर चारों तरफ बिखर गई। आदिवासी ये देखकर सन्न रह गया, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसे हवा में घुमाया और तेजी से पास के पेड़ के नुकीले हिस्से पर फेंक मारा। निशाना इतना सटीक था कि लगता था जैसे कोई माहिर शिकारी वार कर रहा हो। आदिवासी गर्व से अपने निशाने की तरफ इशारा करता रहा, जैसे कह रहा हो, राइफल तेरी सही, पर मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ। मैक्स ये देखकर थोड़ा शांत हुआ। यह आदमी जंगली था, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसमें समझ थी और शायद थोड़ा इंसानी दिल भी। धीरे धीरे मैक्स ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। रात का समय था। मैक्स ने उसे खाना दिया, फल, मांस और पानी। आदिवासी ने भरोसे के साथ खाया और महीनों बाद मैक्स को पहली बार लगा कि वह सच में अकेला नहीं है, लेकिन डर अभी भी बाकी था। इसीलिए रात में उसने उसे हल्के से जंजीर में बांध दिया ताकि ना वह भागे ना कोई नुकसान करे। लेकिन अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। आदिवासी ने बिना कोई आवाज किए जंजीर खोली और सीधे मैक्स के कमरे में पहुंच गया। आहट सुनकर मैक्स चौंक कर उठ बैठा। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई खतरा उसके घर में घुस आया था, लेकिन सामने जो दृश्य दिखा उसे देखकर वह थम गया। वहीं आदिवासी जिसे उसने पिछली रात डर की वजह से बांध दिया था, अब बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उसके लिए खाना उठाए खड़ा था। उस एक पल में मैक्स का दिल सच में पिघल गया। उसे एहसास हुआ
हुआ कि उसने इस आदमी को गलत समझा था, उस पर शक करके शायद बड़ी गलती कर दी थी। मैक्स ने बिना देर किए उसकी जंजीर खोल दी और पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका नाम रखा फिलिप। यही नाम दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत बन गया। इसके बाद मैक्स ने ठान लिया कि वह फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम महीनों या सालों में पूरा होगा, लेकिन फिलिप कोई आम इंसान नहीं था। वह जन्म से तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 6 महीने में वह मैक्स से बुनियादी बातें आराम से करने लगा। वह सिर्फ बात नहीं करता था, बल्कि हर चीज को समझता भी था, और यह उसकी अकेली खूबी नहीं थी। फिलिप बहुत मेहनती भी था। वह मैक्स के साथ घर सुधारता, शिकार पर जाता, खेतों में काम करता और रोजमर्रा की हर चीज में उसका साथी बना रहता। मैक्स ने जितना खोया था, शायद उतना वह वापस पा रहा था। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। मैक्स फिलिप को बाइबल की कहानी सुना रहा था। वह चाहता था कि फिलिप भी उसकी तरह ईश्वर को महसूस करे, लेकिन फिलिप ने शांत आवाज में कहा, हमारे कबीले का विश्वास अलग है। हम पक्षियों, पेड़ों और हवाओं के साथ जीवन बिताते हैं। हमें धरती और प्रकृति में ही ईश्वर दिखता है। देवता को मानते हैं। मैं उस चीज पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा ईश्वर आत्माओं में रहता है और मैं हर चीज की आत्मा देख सकता हूँ। इसलिए हमारे विश्वास अलग नहीं, बस अलग रास्तों से एक ही जगह पहुंचते हैं। मैक्स उसकी बात सुनकर पहली बार समझा कि फिलिप जंगली नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मा वाला इंसान था। लेकिन जब फिलिप ने यह कह दिया कि उसे मैक्स का ईश्वर पसंद नहीं है, तो दोनों के बीच माहौल अचानक भारी हो गया और बहस छिड़ गई। मैक्स ने बाइबल उठाकर उसे दिखाया कि ईश्वर इसी में बसे हैं, लेकिन फिलिप ने पन्ने पलट कर देखा और बोला, मुझे अंदर कुछ भी नहीं मिला। इससे मैक्स गुस्से में आकर उसे जंगली कह बैठा, और उस अपमान से टूटकर फिलिप तुरंत घर छोड़कर चला गया। इसके बाद दोनों एक ही द्वीप पर रहते हुए भी अजनबी बन गए। रास्ते में मिलते तो नजरें फेर लेते। फिलिप भाले से मछली पकड़ता और मैक्स कांटे से। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर निकल गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ मैक्स के भीतर पछतावा भरता गया। उसे समझ आया कि किसी को बदलना सम्मान नहीं होता, असली सम्मान एक दूसरे की अलग सोच और विश्वास को अपनाने में है। कई दिनों की सोच के बाद मैक्स ने हिम्मत जुटाई और फिलिप को ढूंढने गया। जब उसने उसे अकेला बैठा पाया तो पास जाकर धीमी सच्ची आवाज में कहा, जो भी मैंने गुस्से में कहा उसके लिए मुझे खेद है, दिल से माफी चाहता है। कहा मैक्स, अब से हम एक दूसरे के विश्वास में दखल नहीं देंगे और इज्जत से दोस्ती निभाएंगे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे फिलिप? इस घटना के बाद मैक्स और फिलिप फिर से दोस्त बन गए और उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। खाली वक्त में दोनों बड़े लड़कों की तरह समुद्र तट पर केकड़ों की दौड़ कराते, हंसते खेलते और सोचते कि काश उनकी शांत जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। लेकिन एक दिन फिलिप ने मैक्स को गंभीर आवाज में बताया, मैंने अपने कबीले के नियम तोड़े थे, इसलिए मुझे बलि के लिए इस द्वीप पर भेजा गया था, और क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, अब कबीला जरूर वापस आएगा ताकि एक और बलि का अनुष्ठान पूरा किया जा सके। ये सुनकर दोनों ने योजना बनाई कि वे ज्वालामुखी के पुराने बल स्थल पर पहले ही ढेर सारे विस्फोटक लगा देंगे, ताकि कबीला वापस आए तो उनका रास्ता एक ही बार में हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस योजना को पूरी तरह तैयार करने में 1 महीना लग गया। फिर एक दिन ज्वालामुखी की गुफा से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैक्स और फिलिप मशालें लेकर पेड़ों के पीछे छिप गए। मौका मिलते ही उन्होंने फ्यूज में आग लगा दी। चिंगारियां तेजी से फैलने लगीं और उत्सुक सिम्बा भी उनके पीछे दूसरे कदम से दौड़ता हुआ गुफा की ओर बढ़ गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। मैक्स की आंखों के सामने उसका 10 साल का साथी सिम्बा आग की लपटों में फंस गया, में गायब हो गया। यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। टूटे दिल के साथ मैक्स ने सिम्बा को अपने आंगन में दफनाया और रोते हुए उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन उसी समय फिलिप ने चेतावनी दी कि अगर कबीले को पता चला कि वह अभी भी जिंदा है तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में मैक्स ने कहा कि वे एक बेड़ा बनाकर इंग्लैंड जा सकते हैं। ये सुनते ही फिलिप भड़क उठा। उसने कड़ा स्वर में कहा कि उनके कबीले पर गोरे लोग अक्सर हमला करते हैं और उन्हें पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। तभी अचानक फिलिप को शक हुआ कि कहीं मैक्स भी उसे गुलाम समझता तो नहीं। जितना मैक्स इनकार करता, फिलिप उतना ही नाराज होता गया। इस गलतफहमी की वजह से मैक्स ने अपना सबसे अच्छा दोस्त फिर खो दिया। अकेले रह जाने के बाद उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, द्वीप से निकलने के लिए बेड़ा बनाना। इसके लिए उसे सदियों पुराने विशाल पेड़ों को अकेले कुल्हाड़ी से काटना पड़ा। हर बार के साथ उसे एहसास होता गया कि वह इस द्वीप पर सच में अकेला रह गया है। तूफान आने से पहले द्वीप छोड़ना जरूरी था और मैक्स के पास 1 महीने से भी कम समय बचा था। इसलिए वह दिन रात बिना रुके काम करता रहा। हवा में भी, बारिश में भी उसकी जान तोड़ मेहनत से बेड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब वह रस्सियां बांध रहा था, फिलिप अचानक पीछे आया और जोर से बोला, मैं अभी सोया नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के पास जाने के लिए। फिर उसने भावुक होकर कहा कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी और अब वह चाहता है कि जीवन मैक्स को सुरक्षित जगह तक ले जाए। इसी बात पर उसने अपने हाथों से बनाई एक माला मैक्स को दी, ये बताते हुए कि वह इस बार उसकी मदद करने लौटा है। इससे वे फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। फिर भी कबीले का नियम था कि बीमार को मारना पाप है, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत मैक्स का घाव साफ किया और
इलाज शुरू किया, लेकिन फिलिप को यह भी बताया गया कि जैसे ही मैक्स पूरी तरह ठीक होगा उसे फिलिप के साथ अखाड़े में लाया जाएगा। जानलेवा द्वंद्व युद्ध करना पड़ा और नियम यह था कि सिर्फ वही जिंदा बचेगा जिसे इस जगह से जाने की इजाजत मिलेगी। 2 दिन बाद ठीक उसी क्रूर नियम के अनुसार मैक्स एंड फिलिप मजबूरन अखाड़े के बीच आमने सामने खड़े थे, कल तक सबसे अच्छे दोस्त और अब एक दूसरे को चोट पहुंचाने से डरते हुए। लेकिन नियम इतने कठोर थे कि अगर लड़ाई नहीं की गई तो दोनों की जान खतरे में थी। मजबूरी में लड़ाई शुरू हुई। अंततः मैक्स जमीन पर गिर पड़ा, उसका खंजर दूर जा गिरा। उसने अपनी बाहें फैलाकर आंखें बंद कर ली और चाहता था कि उसका दोस्त उसे तुरंत मार दे, लेकिन जब फिलिप उसके ऊपर झुका उसका हाथ रुक गया, वह वार नहीं कर सका। तभी अचानक एक तेज बंदूक की आवाज गूंज उठी और पूरे अखाड़े में खलबली मच गई। आवाज गूंजी और फिलिप अचानक मैक्स की बाहों में गिर पड़ा। मैक्स के दिल का सबसे बड़ा हिस्सा उसी पल टूट गया, क्योंकि उसे समझ आया कि गोरे लोग फिर से कबीले पर हमला करने आए थे और गलती से फिलिप को ही गोली लग गई। इस तरह 15 साल तक उस द्वीप पर फंसे रहने के बाद मैक्स आखिरकार गोरे लोगों के जहाज के साथ अस्पताल पहुंचा और अपनी पत्नी से जाकर लिपट गया। लेकिन आज भी जब वह आग के पास बैठता है तो अपने उस दोस्त की याद में खो जाता है, वही दोस्त जिसके साथ उसने जीवन, संघर्ष, साहस और वफादारी के वो साल बिताए थे, वो साल जो हमेशा उसकी आत्मा में जिंदा रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।